नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाया जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाओं के बारे में जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा में किसानों को बड़ी सौगात किसानों को दी गई है और सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है वो हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से 3 दिन के लिए खोल दिया है ताकि किसान खरीफ फसलों के पंजीकरण का जो ब्यौरा है वो पोर्टल पर अपलोड कर सके। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार कृषि के क्षेत्र में कई तरह की योजनाएं और सभी सुविधाएं प्रदान कर किसानों को लगातार प्रोत्साहन कर रही है। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से एक पोर्टल पर किसानों को उनकी फसलों की पूरी जानकारी दी जा रही है। इसी पोर्टल से किसानों को एक ही जगह पर सरकारी सेवाओं की उपलब्धता और समस्या का निवारण के साथ फसल बोने से फसल की मंडी में बिक्री होने की सुविधा प्राप्त करवाई जा रही है। इसके लिए राज्य के किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जिसके बाद से पोर्टल पर उपलब्ध सभी सुविधाओं का लाभ किसान प्राप्त कर सकते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को हरियाणा सरकार ने एक बार फिर 3 दिन के लिए और खोल दिया है ताकि किसान खरीफ फसलों के पंजीकरण का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सके। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के लाभ। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना में पंजीकृत किसानों को मिलता है लाभ। इस पोर्टल पर किसानों को कृषि से संबंधित सभी जानकारी होती है उपलब्ध। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों को एक ही जगह पर मिलती हैं सभी सरकारी सेवाएं। इसी पोर्टल पर समस्या के निवारण की सुविधा भी दी जाती है। पोर्टल के माध्यम से किसानों को खाद्य, बीज, ऋण एवं कृषि उपकरण की सब्सिडी समय पर मिलती है। आवेदक किसान पोर्टल पर पंजीकरण कर सीजन में बोई जाने वाली फसलों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। योजना के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान अपने खेत और फसल का पूरा ब्यौरा घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर फसलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होने से राज्य के किसानों को बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती है। आवेदक किसान आपदा में फसल खराब होने पर आसानी से मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से किसानों को उनकी फसल की बिक्री और फसल की खरीद करना आसान हो जाता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना की पात्रता के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी हैं। पोर्टल पर आवेदन के लिए आवेदक हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए। आवेदक के पास उनका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज, खेत के अभिलेख, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों को उनकी फसल का ब्यौरा घर बैठे ही देखने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से अब किसानों को फसलों से संबंधित जानकारी के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती। किसानों को अब इस एक पोर्टल के माध्यम से फसलों को बोने की जानकारी, मंडी में बिक्री की सुविधा, सरकार की ओर से खाद, बीज और मशीन की सुविधा प्राप्त हो जाती है।
वहीं हरियाणा सरकार ने बाजरा को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया है। किसानों के हित में इस खरीफ सीजन से यह निर्णय लागू होगा। इसे लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। बाजरे की खरीद को लेकर पिछले कई दिनों से किसान लगातार परेशान नजर आ रहे थे, जिसको लेकर अब हरियाणा सरकार ने बाजरे की खरीद को लेकर भी तस्वीर साफ कर दी है। हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि किसानों को लगातार ऊपर उठाया जा सके और साथ ही किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। इसीलिए मनोहर सरकार लगातार खामियों को दूर करते हुए ऐसा सिस्टम बना रही है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हरियाणा के किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, इसके लिए मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश में किसान बाजरे की खरीद को लेकर कुछ दिनों से परेशान नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया कि जहां तक बाजरे की खरीद की बात है तो किसान का बाजरा जरूर खरीदा जाएगा, किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बाजरा सरकार खरीदेगी पीडीएस के लिए, जिसके लिए केंद्र की अनुमति आ गई। बचा हुआ जो अनुमानित बाजरा टोटल प्रोडक्शन है वो 8 लाख मीट्रिक टन है। 7 लाख भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। बचे हुए बाजरे को पिछले साल जैसे हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत प्रिक्योर किया था, उस पर अभी सरकार विचार कर रही है और उम्मीद है कि बचे हुए बाजरे को भावांतर भरपाई योजना के अनुसार ही पिछले साल की तरह किसान को पैसा देंगे। किसान अपनी लागत जो है। हरियाणा में खरीफ सीजन की फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले बाजरा के लिए सरकार 1,60,000 मीट्रिक टन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। बिजाई के रकबे को देखते हुए शेष उपज के लिए किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि मनोहर सरकार के कार्यकाल में अब तक 3 बार बाजरे की सरकारी खरीद की गई है। इससे पहले साल यानी वर्ष 2015 में 89 मीट्रिक टन खरीद हुई। इसके अगले साल वर्ष 2016 में मात्र 2 मीट्रिक टन बाजरा सरकारी एजेंसियों की तरफ से खरीदा गया। वर्ष 2017 में जरूर हैफेड ने 4,584 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की। पिछली बार 4,584 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया। इस बार किसानों की अधिक से अधिक फसल खरीदी जाएगी। फिलहाल बाजरे की खरीद को लेकर किसानों को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के 17,35,000 गौवंश पशुधन का लंपी वैक्सीनेशन पूरा किया जा चुका है। हरियाणा ने दूसरे राज्यों की अपेक्षा तेजी से इस वैक्सीनेशन के काम को किया है। इस वजह से अब प्रदेश में लंपी स्किन बीमारी से प्रभावित पशुओं की जो संख्या है वो एकदम से कम हो गई है। कोरोना के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि दुनिया में कभी भी कहीं भी कोई भी महामारी दस्तक दे सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के ही प्रयास थे जिसने इस महामारी का डटकर सामना किया और उसे मात देने की ठानी। सरकार की तरफ से उठाए गए सार्थक कदमों के कारण लाखों जिंदगियां बचाई गई। वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया और लगभग पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने का काम भी किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा कुछ ऐसा तैयार किया गया कि अब देश और प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा किसी भी महामारी से लड़ने में सक्षम है। ऐसे में इंसानियत ने तो एक महामारी को मात दे दी तो पशुओं पर एक वायरस ने अटैक कर दिया, लंपी वायरस। कई राज्यों में लंपी वायरस पशुओं को और खास तौर पर गाय भैंस जैसे दुधारू पशुओं को अपनी चपेट में लेता नजर आया। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चलाया गया। प्रदेश के 17,35,000 गौवंश का वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। हरियाणा ने दूसरे राज्यों की अपेक्षा में तेजी से वैक्सीनेशन का काम किया। प्रदेश में लंपी स्किन बीमारी से प्रभावित पशुओं की संख्या में इसी वजह से एकदम से कमी आई। 4 महीने से कम आयु वाले गौवंशों का ही अब वैक्सीनेशन बाकी रह गया है। प्रदेश के 1042 पशुपालन अस्पतालों में वैक्सीनेशन का यह काम पूरा किया गया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीमारी की शुरुआत में ही लंपी स्किन बीमारी से बचने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। उन्होंने स्वयं हर दिन बीमारी से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखी। उनके निर्देश पर मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए और प्रदेश में इस बीमारी पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री ने लंपी स्किन बीमारी को लेकर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से बातचीत की। उनके प्रयासों से ही प्रदेश को 20 लाख डोज वैक्सीन की मिल पाई। इसी वजह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेजी से चलाया गया। इसके अलावा भी कई सख्त कदम लंपी वायरस पर काबू करने के लिए उठाए गए। ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक बेहतरीन कदम विभाग और प्रशासन की तरफ से उठाए गए। पशुओं की सुरक्षा के लिए विभाग ने दवाइयों की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद प्रदेश में धारा 144 लगाई गई। पशुओं की आवाजाही को लेकर भी कई कदम उठाए गए, जिसमें एक जिले से दूसरे जिले और राज्य से दूसरे राज्य में पशुओं के जाने पर रोक लगाई गई। मक्खियों व मच्छरों की रोकथाम के लिए सभी गौशालाओं में फॉगिंग करवाई गई। बीमारी से मृत पशुओं को जिला प्रशासन द्वारा गड्ढे खोदकर दफनाया गया। हर जिले को वैक्सीन खरीदने के लिए 7-7 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी मुहैया करवाई गई। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए थे और इसके तहत विभाग ने तेजी से काम किया। जागरूक करने का भी काम किया गया। पशुपालकों को भी लगातार बताया गया कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं और अफवाहों पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। गायों में हमने पूरे गांव में टीकाकरण का कार्य कर दिया है। फिर भी अगर किसी पशु को लंपी स्किन डिजीज हो गई है, जिसके गांठें दिखाई देती हैं या चरना बंद कर दिया है या बुखार है, तो ऐसे पशु को अन्य पशुओं से अलग कर दें। अगर उस पशु को चारा डालने या कोई दूध निकालने उसके पास जाता है तो उस पशु से दूसरे पशु में जाते हुए हाथों को साबुन से धोकर उसके पास जाए। और इस बीमारी से जो मीडिया में व्यापक प्रचार है, जो फेसबुक या बातें चलती हैं, उनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इस पशुओं में गायों की मृत्यु दर बहुत कम है और भैंसों में तो ये बीमारी नगण्य के बराबर है। तो इस बीमारी से आम आदमी से हम सहयोग करते हैं बचाव के लिए कि वो जितना बचाव करेंगे इन पशुओं को बचाया जा सकता है। अब जिस पशु के बीमारी हो जाए उस पशु को फिटकड़ी के पानी से नहलाएं और अगर फिटकड़ी के पानी से नहीं तो लाल दवाई डालकर उस पशु को नहलाएं। इस बीमारी से बचाव हो सकता है। 10-15 दिन में जो गायें इस बीमारी से पीड़ित हो गई वो ठीक हो जाती है। सरकार के प्रयास और विभाग की मेहनत का ही नतीजा है कि वैक्सीनेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अपील यही की जा रही है कि किसी वजह से अगर कोई पशु वैक्सीनेशन से रह गया है तो नजदीकी केंद्र पर जाकर पशुओं का टीकाकरण करवाए। मैं शहर वासियों से एक अपील करना चाहता हूं कि हमें शहर में ये ज़्यादातर नहीं पता कि किस घर में गाय है। पहले हम गायों में प्राथमिकता दे रहे हैं, तो पशुपालकों का भी ये फर्ज बनता है कि वो हमसे आगे संपर्क करें कि भाई मेरे पास में गाय है, उसको वैक्सीन लगाओ, तो मैं तुरंत आदमी यहाँ से उसके साथ में भेज के टीका लगवा दूँगा। अपनी बस मेन चीज़ है कि पशुओं का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, टीकाकरण अवश्य करवाएं। स्प्रे जो है सराउंडिंग्स के अंदर जहाँ पशु बंधते हैं वहाँ पर स्प्रे हो। मक्खी मच्छर का जो वेक्टर बॉर्न है, ये दिस इज़ वेक्टर बॉर्न, टिक्स है, मक्खी है, मच्छर है, इनके ऊपर कंट्रोल है ताकि ये और आगे ना पनपे। सफाई रहेगी तो आगे नहीं पनपेंगे ये। तो जो मेन चीज़ है पशु का जो सेल परचेज है, मेले वेले हैं, इन दिनों बंद कर दिए गए हैं। गौशाला को भी हमने ये हिदायत दी है कि कोई भी पशु अभी आप ना तो बाहर जाने दें, ना बाहर से कोई अंदर एंट्री करवाएं। सर अगर कोई एंट्री करता है तो उसको वैक्सीन पहले लगवानी जरूरी है? नहीं, अभी फिलहाल हमने बंद नहीं कर दिया है। लो ही मत बिल्कुल टोटली बैन। गौशालाओं में ही वैक्सीन लगे हैं या घरों में जो पशु पाल रहे हैं लोग? हाँ, वो भी शुरू हो चुकी है। तो उसके लिए सर पशु को यहाँ लेके आना पड़ेगा? नहीं, हमारी टीम डोर स्टेप पे जा रही है, वहीं कर रही है। अगर फिर भी कोई अगर ऐसा लगता है कहीं कोई छूट जाता है घर, तो अगर वो नजदीकी पशु चिकित्सालय में इंटीमेट कर देता है। मनोहर सरकार की तरफ से उठाए गए सख्त कदमों का ही नतीजा अब धरातल पर देखने को मिल रहा है। तेजी से वैक्सीनेशन का काम पूरा हो रहा है और अब लग रहा है कि हरियाणा लंपी वायरस से मुक्त होने की ओर है।
वहीं पराली की समस्या के खात्मे के लिए सरकार बेहद गंभीर है। शासन प्रशासन की तरफ से सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं तो किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने लघु सचिवालय परिसर से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर तैयार किए गए जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पराली की समस्या के खात्मे और पराली प्रबंधन को लेकर सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं से किसानों को अवगत कराया जा सके, किसान इसका लाभ उठा सके, इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से नए प्लान लागू किए जा रहे हैं और कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने लघु सचिवालय के परिसर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर तैयार किए गए जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त ने कहा कि किसानों को फसल के अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए कृषि यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। इन यंत्रों को उपलब्ध करवाने के लिए कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाने के साथ साथ व्यक्तिगत किसानों को अनुदान राशि पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इसीलिए किसानों को इन यंत्र का प्रयोग करके पर्यावरण को बचाने व भूमि के मित्र कीटों को भी बचाया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जिला के गांव-गांव में पहुंचकर किसानों को खेतों में फसल अवशेष न जलाने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान फसल अवशेषों का समुचित प्रबंधन करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें, कहीं पर भी खेतों में फसल अवशेष न जलाएं। मानव स्वास्थ्य से जुड़े इस मुद्दे को लेकर अब सर्वोच्च न्यायालय, एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण विभाग गंभीर है और ऐसे मामलों में भारी जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई फसल अवशेष में आग लगाते हुए पाया जाता है तो वो पर्यावरण के नुकसान की भरपाई देने के लिए उत्तरदायी होगा। सभी को ये अवेयरनेस वैन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा 5 ब्लॉक में चलाया जाएगा। मुख्य उद्देश्य ये है ताकि किसान को ये अवेयरनेस और ये जो स्कीम्स हैं हमारी इन सीटू एक्सीटू मैनेजमेंट की तथा सीआरएम पे 80% डिस्काउंट की, इनका पता चले। और इसके माध्यम से सभी किसानों, सभी जमींदारों से अनुरोध है कि पराली जलाने में इस बार ना जलाया जाए। इसका पर्यावरण पे जो नुकसान है, जो खेती का नुकसान है, वो तो सारे लोगों को पता है। अनुरोध ये है कि अभी के फ़ायदे के लिए फ्यूचर का नुकसान का ना करें और तथा इसको अपने उसमें बनाएं कि आगे का भविष्य बच्चों का, जमीन का खराब ना हो। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फसल अवशेष खास तौर पर पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने और उसका सही मैनेजमेंट करने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क बनाया है। हरियाणा सरकार ने सर्दियों से पहले पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए व्यापक उपाय करने की योजना बनाई है। पराली जलाने की समस्या से निपटने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार है। सरकार ने नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी 2022 का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी के ड्राफ्ट पर बिंदुवार चर्चा भी की गई थी। जल्द ही इस पॉलिसी को सीएम मनोहर लाल मंजूरी दे देंगे। हरियाणा में हर वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में कमी आ रही है और ये हरियाणा सरकार के प्रयास ही हैं जो कि सार्थक होते नजर भी आ रहे हैं। पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधोला में नई प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और नवाचार कौशल स्कूल मॉडल का उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और केंद्र और साथ ही मनोहर लाल की सरकार की भी उन्होंने तारीफ की है। केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में पलवल में देश का पहला श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनाया गया। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधोला में नई सौर प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और नवाचार कौशल स्कूल मॉडल का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू भी मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय में आज नई सोलर टेक्नोलॉजी लैब और नवाचार कौशल स्कूल मॉडल व सीएनसी लैब का उद्घाटन हुआ है।
इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में अपनी तरह की नई टेक्नोलॉजी लैब और नवाचार कौशल स्कूल मॉडल है। आज अपने समय की मांग को पहचान कर ये परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जो छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सार्थक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि आज कौशलता का युग है। जिस देश के पास स्किल युवा होंगे, वही देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने भगवान विश्वकर्मा के नाम से 1000 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसके लिए मुख्यमंत्री और उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। आज अपने विश्वविद्यालय में नई सोलर टेक्नोलॉजी लैब और नवाचार कौशल स्कूल मॉडल का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह पूरे देश में अपनी तरह की नई टेक्नोलॉजी लैब और नवाचार कौशल स्कूल मॉडल है। आज अपने समय की मांग को पहचान कर ये परियोजनाएं स्थापित की है, जो छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सार्थक सिद्ध होंगी। आज कौशल का युग है। जिस देश के पास कौशल युवा होंगे, वही देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए मेरी सरकार ने भगवान विश्वकर्मा के नाम से 1000 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और उनके सारे टीम को बधाई देना चाहता हूँ। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों का दौरा कर लैब, टेक्नोलॉजी सेंटर व अन्य सुविधाओं का जायजा लेने का अवसर मिला। इस स्किल कौशल विश्वविद्यालय ने रफ्तार पकड़ ली है और अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर छात्र विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करेंगे। विश्वविद्यालय में नई टेक्नोलॉजी की एडवांस इलेक्ट्रिकल लैब, सीएनजी सिमुलेशन लैब तथा सोलर एनर्जी लैब स्थापित की गई है। विश्वविद्यालय में इन आधुनिक किस्म की लैबों से शोधार्थी छात्र बेहतर शोध कर पाएंगे, जिससे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अब युवा पीढ़ी नौकरी खोजने वाली नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाली बनेगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में इको विलेज भी विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से छात्र पर्यावरण संरक्षण में संवर्धित कौशल प्राप्त करेंगे। इस इको विलेज में इको हाउस, मशरूम फार्म, मेडिकल प्लांट, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, वी कीपिंग, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित होंगे, जिससे छात्र कृषि व्यवसाय से जुड़े व्यवसाय व अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में 3 दर्जन से ज्यादा रेगुलर कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 22 शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू होंगे जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया स्किल एजुकेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय एक हब है। इसमें अपने आप को स्किल्ड, मोर स्किल्ड करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरे देश में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें कौशल शिक्षा पर नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है, जिससे बच्चों में तकनीकी ज्ञान और रोजगार सृजन की शिक्षा भी शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही दूरगामी दृष्टि से बेरोजगारी को दूर करने के लिए और रोजगार दिलाने के लिए अगर हमारे शिक्षा में जितना हम कौशल बनाएंगे उतना जो है बेरोजगारी दूर हो जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचकर बेरोजगारी को परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए उन्होंने स्किल मिनिस्ट्री लगाया। मेरे पास जब श्रम मंत्रालय में सारा देश का स्किल मेरे पास था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने
विशेष करके देश में एक स्किल मिनिस्ट्री को स्थापित करना और कौशल को बढ़ावा देना, ये बहुत ही सराहनीय बात है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। आपको बता दें कि हाल ही में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विश्वविद्यालय का नाम श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय करने की घोषणा की थी। पिछले 8 साल में हमने जो परिश्रम किया, उसमें जो कभी हरियाणा में लोग आने से कतराते थे, लेकिन आज देश के जो टॉप 3 स्थान, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो आंध्रा तेलंगाना है, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो महाराष्ट्र है, वहां के मुकाबले में हरियाणा भी अब उसी बराबर में आके खड़ा हो गया है। आज दिल्ली के आसपास अगर कोई आना चाहता है तो सबसे पहले वो हरियाणा में आके उद्योग लगाता है। हरियाणा में इस प्रकार की सुविधाएं हम उद्योगपतियों को भी देते हैं, श्रमिकों को भी देते हैं, और कहीं भी कोई सुझाव आता है, लगता है कि हमारे हरियाणा सरकार के हाथ में है, आधी रात भी हम करने के लिए तैयार रहते हैं कि सुधार के लिए हम करने के लिए तैयार हैं। लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। किसी प्रकार का कोई आपका सुझाव होगा उसको हम तुरंत करेंगे। कौशल विश्वविद्यालय ने अब रफ्तार पकड़ ली है। विश्वविद्यालय में नई टेक्नोलॉजी के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक लैब, सीएनजी सिमुलेशन लैब तथा सोलर एनर्जी लैब स्थापित की गई है। विश्वविद्यालय में इन आधुनिक किस्म की लैबों से छात्र बेहतर शोध कर पाएंगे, जिससे स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर छात्र विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।